हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मैथडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर आवर अपकमिंग छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की फाइनल डेट्स आ चुकी है। ये एग्जाम 2 मई 2022 को होने वाला है। एंड इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो भी एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मैं आप लोगों को गारंटी देती हूं कि अगर आप इन एमसीक्यू सीरीज को फॉलो करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। सो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पेपर पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 2 जो है ये आप लोगों का सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर होता है एंड पेपर 1 आप लोगों का कॉमन पेपर होता है, जिसमें रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप लोग सिर्फ रिसर्च मैथडोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप लोग किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हो। सो अगर आप रिसर्च मैथडोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स। इसमें सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट एंड कवर किया गया है। इसके साथ ही हम आपको देते हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जिससे आप लोगों की फाइनल टाइम में प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। Most expected MCQ series and 1000 plus MCQs PDF on research methodology। So ये 1000 MCQs में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs को कवर किया है, जिसकी हेल्प से आप लोगों को एग्जाम तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, साथ ही इंटरव्यू प्रोसेस में भी आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। सो इसी तरह से आप लोगों को रिसर्च मैथडोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है। एंड कई स्टूडेंट्स का हमें ये भी फीडबैक आता है कि हमारे इसी कंटेंट से, इसी 1000 प्लस MCQ सीरीज से 30 to 40 क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज पूछे गए थे। सो हमारे इस कंटेंट को परचेज करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इस कंप्लीट कोर्स की फी है सिर्फ 599। तो स्टूडेंट्स, अब ये ऑफर चल रहा है, आप लोग ज़्यादा देरी ना कीजिए एंड फटाफट से इस कोर्स को एक्सेस कर लीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक्शन रिसर्च से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि टाइप्स जितने भी होते हैं रिसर्च के, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैंने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। सो यहाँ पे एक्शन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, ये चीज़ पूछी गई है। एग्जाम में आप लोग हमेशा नॉट टर्म पे फोकस रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस पे फोकस नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो पहला ऑप्शन बोलता है टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उनकी अगर वर्किंग कंडीशन को हमें इम्प्रूव करना है तो क्या हम इसलिए एक्शन रिसर्च को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू स्टिम्युलेट द स्टूडेंट्स टू रेज देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग। यानी कि स्टूडेंट्स को अपने लर्निंग के स्टैंडर्ड को रेज करने में ये हेल्प करता है। तीसरा ऑप्शन बोलता है टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू अटेंड द इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं कि वो लोग आकर के जो है क्लासेस रेगुलर अटेंड करें। तो क्या इसके पीछे एक्शन रिसर्च का ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है टू ऑर्गेनाइज हेल्दी एंड कंजेनियल एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग। कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोगों को क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सो दैट स्टूडेंट्स जो चीज़ें सीख रहे हैं वो इफेक्टिवली उन चीज़ों को लर्न कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। ठीक है, सो इसके नाम से पता चल रहा है कुछ भी एक्शन लेना। यानी कि अगर हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के टाइम पे हम लोगों ने कोई भी डेटा कलेक्ट किया, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो उसको हम लोग एक्शन में लेकर आएंगे। जो भी प्रॉब्लम थी उसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च जो है ये इमीडिएट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, एंड जो भी हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी मोटी, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हमारे पास यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, वहाँ पे सब जगह एक्शन रिसर्च हमें हेल्प करती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि वो इंस्टीट्यूशन में आकर के रेगुलर अपनी क्लासेस को अटेंड करें, ये एक्शन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है।
ठीक है। बाकी की जो इसकी कंडीशन को एनहांस करना, स्टैंडर्ड को रेज करना, इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये सब चीज़ें एक्शन रिसर्च के अंदर आती हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि हमारे इंस्टीट्यूशन की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो एक्शन रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिसर्च करेंगे कि कंडीशन अच्छी क्यों नहीं है, इसके क्या क्या रीजंस हैं। उसके बाद जब उस रीज़न का हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, उसको हम एक्शन में लेकर आएंगे, यानी कि उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इससे हमारी जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, सो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में इंस्टेंट सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए, इसके लिए हम लोग एक्शन रिसर्च को यूज़ करते हैं। एंड इसके साथ ही एक्शन रिसर्च में क्या होता है, डे टू डे वर्किंग जो होती है ये एक प्रॉपर प्लानिंग के बाद होता है। जैसे कि अगर हम यही फिर से एग्जांपल लेते हैं कि वर्किंग कंडीशन को अगर हमें एनहांस करना है, इम्प्रूव करना है, तो हम डेली चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, 2 to 3 डेज हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे एंड देन उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे पूछा गया है, सेट 1 में है रिसर्च टाइप्स एंड सेट 2 में है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हमें मैच करना है। सो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस ही पूछी गई हैं 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च की। ठीक है, पहला है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड इवेल्युएशन रिसर्च। ठीक है, स्टेटमेंट्स बोलती है कि फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थियोरी बिल्डिंग। सो अगर आप लोगों ने लेक्चर सीरीज देखी है तो थियोरी बिल्डिंग के नाम से आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तीसरा ऑप्शन बोलता है इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशंस। एंड लास्ट ऑप्शन बोलता है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशंस। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फंडामेंटल रिसर्च की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है, ये सिर्फ हम लोग अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, ये है फंडामेंटल रिसर्च कि हमने नॉलेज कलेक्ट किया, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अप्लाइड रिसर्च होता है कि जो भी हमने रिसर्च के टाइम पे डेटा कलेक्ट किया उसको हम अप्लाई करते हैं। एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च जो है काफ़ी हद तक सेम होती हैं। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन रिसर्च, यानी कि किस तरह से हम किसी को इवेल्युएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन रिसर्च। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसकी बेसिक डेफिनेशंस बता दी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सामने दी हैं। सो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च होता है डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। ठीक है, सो इसमें सिर्फ हम लोग थ्योरी पे फोकस करते हैं, इसको प्रैक्टिकली कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, सिर्फ अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं। अप्लाइड रिसर्च होता है एक्सप्लोर करते हैं इसमें हम लोग पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशंस, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च के लिए हम लोगों ने जो भी थ्योरी कलेक्ट की थी, थ्योरी बिल्डिंग की थी, उसको हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम उसको किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करना, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ थी, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या थी हमारे पास कि हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अच्छा करना है, और भी ऑप्शंस थे। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन रिसर्च, यानी कि इवेल्युएट करना, किसी चीज़ के एक्सटेंट को फाइंड आउट करना टू परसीव इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। राइट, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स। सो रिसर्च एथिक्स आप लोगों के सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो प्रॉब्लम क्या है रिसर्च एथिक्स में, इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। पहला ऑप्शन है फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ द थीसिस, यानी कि थीसिस का जो एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, जो कि यूनिवर्सिटी एक फॉर्मेट हमें देती है, उसको फॉलो करना क्या रिसर्च एथिक्स का एक प्रॉब्लम है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है डेटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होते हैं रिसर्च के, उसमें जो भी हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च। सो पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हम लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना है, जिसके लिए हमें सिर्फ 10 लोगों को सेलेक्ट करना है।
ठीक है। सो ये 1000 लोग क्या है, ये है पॉपुलेशन, एंड ये जो 10 हमने सेलेक्ट किए ये है सैम्पलिंग। सो पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमने सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या स्क्रीन पर ऊपर आप लोगों को नजर आ जाएगा, ठीक है। सो पॉपुलेशन जो है रिसर्च की, इसको क्या रिसर्च एथिक्स में डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, ठीक है। रिसर्च में जो रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। सो यहाँ पे रिसर्च एथिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, ठीक है, नैतिकता। यानी कि अब जैसे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के, तो रिसर्च करने के लिए जो नैतिकताएं होती हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें पूछी गई हैं। सो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दिस इज द 5th क्वेश्चन, this is the 4th question, right? In finalizing a thesis writing format, which of the following would form part of a supplementary pages, ठीक है। सो थीसिस राइटिंग पे भी एक सेपरेट वीडियो है हमारे पास। तो थीसिस राइटिंग में क्या होता है, यूनिवर्सिटी एक फॉर्मेट बताती है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट तो होता ही है, जनरल फॉर्मेट, लेकिन फिर भी हर एक यूनिवर्सिटी फॉर्मेट बताती है। तो इसमें बोला गया है कि सप्लीमेंट्री पेजेस क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, यानी कि जो भी हम लोगों ने अपने पूरे थीसिस में टेबल्स और फिगर्स के थ्रू डेटा बताया है उसकी लिस्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी यानी कि जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। तो ये होते हैं सप्लीमेंट्री पेजेस। इसको यूज करना या नहीं करना हमारे थीसिस पे डिपेंड करता है, फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों ने देखा होगा हर एक बुक में होता ही है। कंक्लूजन, अब जिस बारे में हमने रिसर्च की थी, क्या वो प्रॉब्लम थी, क्या उसका सॉल्यूशन हमने ढूंढा, क्या क्या हमने चीज़ें फेस की, ये सब चीज़ें आती है कंक्लूजन में, ठीक है। सो ये एंड बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में आता है प्रीवियस रिसर्चेस जो होती हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी मेरा टॉपिक है रिसर्च का, उसमें पहले किसी ने क्या रिसर्च की है, क्या उसका कंक्लूजन था, अगर हमने उनके रेफरेंस लिए हैं तो वो सब चीज़ें हम बिब्लियोग्राफी में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी थीसिस राइटिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स थीसिस राइटिंग में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो ऐड होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम में हो सकता है कि इन 3 ऑप्शंस के अलावा उसमें से कोई और ऑप्शन ऐड कर लें, तो आप लोगों को वो वीडियो भी ज़रूर देख लेनी चाहिए क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिसर्च एप्टीट्यूड का, ठीक है। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल। सो सबसे पहले तो आप लोगों को क्वालिटेटिव रिसर्च पता होना चाहिए, तो आप लोग बहुत इजीली इसको आंसर दे सकते हो, ठीक है। पहला है डेटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज रिसर्च टूल्स, ठीक है। सो डेटा को कलेक्ट करना किसके थ्रू, जो स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं रिसर्च के। नेक्स्ट है सैम्पलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक्स। सो सैम्पल्स को डिजाइन करना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू। अगेन ये सैम्पलिंग वाली वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि मान लीजिए यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें से हमें 100 को सेलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हर एक स्टूडेंट के पास 100% चांस है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है, रेंडम सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंसेस, ठीक है, यानी कि बॉटम अप एविडेंसेस को यहाँ पे यूज किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। नेक्स्ट है डेटा गैदरिंग टू टेक विथ टॉप डाउन सिस्टमैटिक एविडेंसेस, ठीक है। सो यहाँ पे बॉटम अप की बात की गई है, यहाँ पे टॉप डाउन की बात की गई है, ठीक है। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम की बात की गई है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये दोनों टाइप्स के रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव क्या करता है, ये क्वालिटी पे फोकस करता है, यानी कि चाहे हमारे पास सिर्फ एक ही सैंपल होगा लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ये 10 सैंपल्स को लेगा, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताती हूँ। अगर हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, क्वालिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही पर्सन से फीडबैक लेंगे। मान लीजिए एक ही पर्सन का इंटरव्यू लेंगे एंड हमें पता होगा कि जो आंसर दे रहे हैं वो हमारे रिसर्च में एक क्वालिटी प्रोडक्ट ऐड कर सकता है।
लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ये 10 लोगों के रिव्यूज लेंगे, फिर देखेंगे कि 10 में से मैक्सिमम लोगों का क्या इस बात पे कहना है, उस चीज पे फोकस करेंगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंसेस। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा गया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम में कौन सा फीचर है जिसको क्रिटिकल माना जाता है। सो इस केस में अगर हम लोग बॉटम अप अप्रोच को यूज करते हैं तो उसको बहुत क्रिटिकल माना जाता है। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 MCQs। सो आई होप इन क्वेश्चन की हेल्प से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा एक कंक्लूजन में आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा। हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च देखे हैं, इसके साथ ही हम लोगों ने सैम्पलिंग के टेक्निक्स भी देखी हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसके साथ ही हम लोगों ने देखा है थीसिस राइटिंग। ये तीनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप लोग इन चीज़ों को डिटेल में अगर समझना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो आप लोग उन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।